सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी। आई एम सचिन। तो सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछली कक्षा में दोस्तों यहाँ तक पढ़ लिए थे। ठीक है, ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, हिस्ट्री का ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, पिछली क्लास में आपको यहाँ तक की जो सरीफे का पेड़ है वहाँ तक आपको करवा दिया गया था। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मतलब यहाँ तक करवाया था मैंने। आज इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो कल से सेकंड चैप्टर आपको अपलोड की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 9 निकाल लीजिएगा और आपको फोटो थोड़ा क्लियरिटी नज़र आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने वेबसाइट से आपको पीडीएफ डाउनलोड करके आज पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं फ़ोटो क्लिक करके पढ़ाता था, लेकिन आपसे वेबसाइट से डाउनलोड करके एकदम क्लियरिटी आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए अब चीज़ों को समझते रहिए। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी? आखिरी जनगणना में पूछे गए सवालों को अपने शिक्षक की मदद से इकट्ठा करें। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना भारत में हुई थी। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, आपने याद रखना है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा। ठीक है, इन सारे ऐतिहासिक स्रोतों के अलावा एक आम अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ और पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब लोग क्या सोचते थे? ठीक है, उनके अनुभव क्या थे? इसके बारे में जानने के लिए हम लोगों ने अभी और कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें उस लोगों, कवियों और उपन्यासकारों की रचना, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक, यात्रियों के संस्मरण आदि को चीज़ों को टटोलना होगा। ठीक है, कि वो लोग क्या सोचते हैं। आपने महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में वैसे सुना होगा। इनकी रचनाएं ऐसी रचना है, गब्बन, गोदान एवं कफन। इसके बारे में सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि अगर इतिहास नहीं होता, ठीक है, अगर इतिहास नहीं होता तो जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र थे वो ऐसे लिखते थे लोगों के बारे में, उनकी जीवन की परिस्थिति के बारे में, उनकी किताबों को पढ़ के इतिहास का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। ठीक है, तो वो मुंशी प्रेमचंद्र लिखते थे। हमारे यूपीएससी में भी ये पढ़ने को मिलता है, यूपीएससी के बारे में। इनका तो काल ही है, मुंशी प्रेमचंद्र युग है। ठीक है, एक युग है प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जो वो कवि थे, आपको याद रखना है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? गब्बन, गोदान, कफन। ठीक है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं गब्बन, गोदान, कफन, एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। मतलब गब्बन, गोदान और कफन में पता है एक दलित चमार की कहानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दलित चमार की। ठीक है, गोदान में होरी और धनिया की कहानी है। ठीक है, और गब्बन मैंने अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। कफन में दलित चमार की कहानी है और गोदान में है एक होरी और धनिया की, ठीक है, कहानी है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। और गब्बन मैंने पढ़ा है, शायद याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक सामान्य आदमी की परिस्थितियों का जिक्र है। इनकी रचनाओं का तत्कालीन समाज की तस्वीर देखने को मिलती है। तो ये कहानी ऐसे लिखते थे, ठीक है, अपनी कहानी में वैसे लिखते थे कि मतलब जो समाज में हो रहा है उनके टाइम, जैसे पंडित जी और दलित चमार के बीच झगड़ा हो रहा है, तो उनकी कहानी में देखने को मिलेगा कफन में। ठीक है, कि एक हमारे गांव में दलित चमार की पिटाई हो रही है, तो समाज के मतलब जो वर्तमान समय में स्थिति होती है उनके बारे में ये मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य आदमी की परिस्थिति का जिक्र होता है इनकी कहानियों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह मतलब जो इनकी कहानी थी, उनकी किताब में सामान्य जो जीवन में असली में चल रहा है जीवन में, उसके बारे में ही लिखते थे। इनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की तस्वीर देखने को मिलती थी। ठीक है, जैसे हम लोग अपना शीशा निकालेंगे तो उसमें अपना चित्र देख सकते हैं, फेस देख सकते हैं, उसी प्रकार इनका अगर पुस्तक पढ़ेंगे और पुस्तक को देखेंगे तो समाज की चेहरा देख सकेंगे। ठीक है, कि समाज में क्या चल रहा है। तो समझ गए होंगे आप। कुछ लोग कहानियाँ, उपन्यास और इतिहासकार या ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म भी बनाते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से मनोरंजन के रूप में अतीत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो कुछ लोग कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, ऐतिहासिक घटना भी लिखते हैं या ऐतिहासिक घटना पर फिल्म बनाते हैं। तो ये क्या है? ये मतलब हमारे अतीत का जानने का स्रोत है दोस्तों। ठीक है, ये सब उपन्यास, कहानियाँ, ऐतिहासिक घटनाएं या ऐतिहासिक घटनाएं, फिल्म क्या है? अतीत के बारे में जानने के स्रोत, जैसे ऐतिहासिक स्रोत हैं ये, समझ लो। जैसे आपको बताया था कि अगर उस फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर लोटा मिलता है या कुछ कागज़ मिलता है तो ऐतिहासिक स्रोत उसे कहते हैं जिसके बारे में इतिहास का पता चले। तो इसको कह सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कि भाई कहानी पढ़ेंगे पिछले मुंशी प्रेमचंद्र की तो हमारे इतिहास के बारे में पता चलेगा कि पहले लोग कैसे रहते। तो ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, इसको ऐतिहासिक स्रोत भी कह सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का जिससे पता चले उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
नेक्स्ट है, अगर आपने कुछ कहानियों और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म देखी हो तो कक्षा के साथ साथियों के बीच चर्चा करें। जैसे बाहुबली है, ठीक है, ठीक है, बाहुबली फिल्म है, या मगधीरा है, बहुत सारी फिल्म है जो इतिहास के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो जो डब्बा में दिया होगा ब्लू ब्लू या रेड कुछ भी, वो एनसीईआरटी खुद ही सर्किल करके देता है जो इंपॉर्टेंट है, बच्चों को दूर से ही दिख जाए कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नोट करिएगा, करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था, ठीक है, करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। इसका इस्तेमाल 1850 के दौरान किया गया था। तो सबसे पहले लिखिए कि कैमरे का आविष्कार आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था और इसका जो इस्तेमाल था सबसे पहले 1850 में हुआ था। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। मतलब उस समय मुगल क्या कह रहा है, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। इसका अर्थात मतलब क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, उस समय कैमरे का आविष्कार हो चुका था, इसलिए तो फोटो खींचा, तो फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे से खींची गई थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह बादशाह बताइए जिसकी कैमरे से फ़ोटो खींची गई थी। तो वह मुगल बादशाह बताइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी कैमरे से फ़ोटो खींची गई थी। तो बताइए, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है पेपर में कि बताइए कि वह अंतिम मुगल बादशाह जिसकी कैमरे से फ़ोटो खींची गई थी, तो हो जाएगा कौन, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, या बहादुर शाह जफ़र भी देते थे कहीं कहीं, तो बहादुर शाह द्वितीय मारना, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं का फोटो बहुत उपयोगी साबित होता है, ठीक है। तो वही बात रहा है, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कह रहा है कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्ति की फ़ोटो या स्थान की फ़ोटो या वस्तु की फ़ोटो बहुत उपयोगी साबित होता है इतिहास को जानने के लिए। नेक्स्ट है, आपने अभी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जाना, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों, हिस्टोरिकल सोर्सेस, कि जिससे इतिहास का पता चले उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों से, आईडीसी रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए बहादुर शाह जफर की कैमरे से ली गई तस्वीर, उस समय देखो ये सोया हुआ है शायद आंख बंद करके, उस समय ये राजा थे, तो उस समय बहादुर शाह जफर थे, यहाँ पे देख सकते हैं बहादुर शाह जफर, यहाँ पे मैंने बोला था ना बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर लिखा है। तो आप एग्जाम में बहादुर शाह द्वितीय याद रखिएगा और बहादुर शाह जफर, ठीक है, दोनों में से कोई मारिएगा, ये नहीं कि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख भी दिया है बहादुर शाह जफर की कैमरे से ली गई तस्वीर अंतिम मुगल बादशाह थे, आपने याद रखना है, जिसकी कैमरे से फ़ोटो ली गई थी। अब कुछ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आइए आपने अभी तक ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन किया, आइए कुछ ऐतिहासिक स्रोत के विभिन्न समाचार पत्रों से सीआईडीसी रिपोर्ट एवं पत्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक रिपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं पत्र के माध्यम से, ठीक है। देखो कुछ पत्र है यहाँ पे, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिहार दौरा, 30,000 लोग छपरा में एकत्रित हुए थे। तो हमारे बिहार में जो छपरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बिहार, तो देखो बिहार को उस समय BIHAR नहीं लिखता था, बिहार BEHAR लिखा जाता। 30,000 मैंस असेंबल एट छपरा टू हियर हिम, मतलब छपरा में 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे। पर्दा लेडीज़ एक्टिविटी ऑफ द मुजफ्फरपुर, ठीक है, पर्दा लेडीज़ कोई एक्ट्रेस हो, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब थोड़ा स्रोत पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की। छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीब 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 9 बजे सुबह से आसपास के इलाकों में करीब 8 गांवों में सभाएं की। प्रायः हर जगह लोग हिंसात्मक ढंग से कानून तोड़ने का आग्रह किया। 31 मार्च की रात को बेतिया के लिए रवाना हो गए। अगले दिन 1 अप्रैल को बेतिया के करीब 20,000 लोगों को सभा को संबोधित किया। बेतिया की कार द्वारा मोतिहारी के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये लेकिन किसकी रिपोर्ट है, यह ध्यान रखिए, CIDC विभाग कोई होगा, CIDC विभाग जो रिपोर्ट जारी करता है उसका यह देखो हिंदी अनुवाद है। जो ऊपर मैंने ये जो इंग्लिश में दिया था उसी का ये हिंदी अनुवाद है, ठीक है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप 8 क्लास में हैं। तो देखिए यहाँ पे सत्याग्रह इन बिहार जो हुआ था गांधी जी के द्वारा नमक कानून का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है बिहार में सत्याग्रह पूरे उबाल, 11 चौकीदार और 11 दफ्तर में अंग्रेजों सेवा की त्याग पत्र दिया। ये लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए,
ये पेपर है आज का, देखो यहाँ पे आज लिखा है, ठीक है, जो मतलब एक आज का पेपर होता है, पेपर का नाम ही है आज, ठीक है, 2 रुपये का मिलता है शायद, तो एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो महात्मा जी ने नमक कानून तोड़ डाला, यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कुछ क्या है, ये क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतिहास या समाचार के बारे में, ये ऐतिहासिक स्रोत तो है, इसको ऐतिहासिक स्रोत तो कह सकते हैं कि इतिहास के बारे में जिससे पता चले उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो कुछ यहाँ पे देखो सारण लिखा है, सारण मतलब बिहार। ताड़ी इस साल के बनने वाले पावे जी, कुछ कुछ लिखा है, ठीक है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पेपर के कोई काम की नहीं है, मतलब आपको बताया गया है। इससे ये समझ सकते हैं कि इतिहास के स्रोतों को कैसे जानकारी मिलती है। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो ये सब ऐतिहासिक स्रोत है, देखो दोस्तों, ठीक है। ये आपको न्यूज़पेपर या कुछ भी वगैरह या कोई सामान या न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी देती है, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये हिंदी अनुवाद है। अब देखो क्या पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पैरा है हमारे पास, समय के साथ परिवर्तन, ठीक है। तो कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा कि समय के साथ हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसा मैंने को फर्स्ट ही चैप्टर में बताया था। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं कभी जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं, ठीक है। तो आपको बताया था कि जो परिवर्तन होते हैं राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और अन्य चीज़ों में होती है फर्स्ट चैप्टर में, पहले फर्स्ट वीडियो में। तो ये कभी कभी स्थानों के नाम, कभी कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, देखो मैं बता रहा हूँ भारतीय उपमहाद्वीप का अर्थ क्या होता है। देखो पहले मैं भारत का मैप बना दूँ। भले ही ये भारत नहीं हो दोस्तों, स्क्रीन छोटा है इसलिए मैं छोटा ही बनाया है। देखो तो क्या कह रहा है, आधुनिक बांग्लादेश, तो आधुनिक बांग्लादेश तो यहाँ पे है, ठीक है, ये बांग्लादेश है बी, आप नोट करिएगा, ठीक है। बांग्लादेश, नेपाल, ये नेपाल यहाँ पे एन, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान यहाँ पे है पी, भूटान, भूटान यहाँ पे है बी, और मालदीव, मालदीव कहाँ पे है, यहाँ पे है, नीचे है मालदीव, ठीक है, यहाँ पे। तो कितने कंट्री हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंट्री जो थे वो हमारे इंडिया से सम्मिलित थे। तो मतलब इंडिया से 5 कंट्री, एक श्रीलंका भी कहीं कहीं देता है, तो आपको याद रखना है वो भी, ठीक है। कि भारतीय उपमहाद्वीप में इन सभी देशों को मिलाकर कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित थे, जो अब अलग अलग हो गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, नेपाल का काठमांडू, पाकिस्तान का क्या है बताओ, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, भूटान का थिम्पू है और मालदीव का माले है, ठीक है। तो आपने याद रखना है। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों ने भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार तत्कालीन बर्मा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तत्कालीन, मतलब तत्कालीन नहीं लिखना है, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम आप लिख सकते हैं बर्मा, ठीक है, पहले म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। तो श्रीलंका तत्कालीन सिलोन, तो पहले श्रीलंका को सिलोन, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा यहाँ पे, म्यांमार पुराना नाम बर्मा और श्रीलंका पुराना नाम सिलोन, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आता रहता है भी, ठीक है। श्रीलंका भी और म्यांमार भी 1937 में तथा अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। तो म्यांमार और श्रीलंका भी थे 1937 में अंग्रेजों के, मतलब अंग्रेजों से गुलाम थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया, बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। आज़ादी के बाद हमारा जो देश था 2 भागों में विभाजित हो गया, बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान में ही सब थे, बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो गया। तो पहले ये भारत है मान लो, और यहाँ पे सॉरी फिर से बना देता हूँ, इंडिया को थोड़ा रिस्पेक्ट दो यार, अपना अपना कंट्री है। मान लो कि ये कंट्री है, ये पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। तब पहले पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है।
तो भाई पाकिस्तान तो दो कंट्री हो गया, एक कंट्री एक इस कोने पे, एक इस कोने पे। तब पहले दो कंट्री थे, पाकिस्तान अलग अलग कंट्री नहीं थे। ये एक कंट्री एक था, ये कंट्री एक थे, तो दोनों पाकिस्तानी थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, ये पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान आता था, यहाँ पे लिखा गया है देखो। पश्चिमी पाकिस्तान में कौन कौन आता था देखो, पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के चले गए। तो ये कौन से, ये पश्चिमी पाकिस्तान में आपको जैसे जो इस तरफ था। और बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश होकर नाम से स्वतंत्र हो गया। अब जो ये पश्चिमी था, ठीक है, जो अभी वर्तमान में है पश्चिम में, भाई एक इंडिया कंट्री है तो इधर ही ना है भाई पाकिस्तान, और इधर है बांग्लादेश। तो जो बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश से नाम से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। तो ये नोट करिएगा, समझिएगा। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र हो गया। तो ये फिर से एक बार और समझा दे रहा हूँ। ये देखो इंडिया का मैप ऐसे है, इंडिया का मैप ऐसे है, ये गुजरात है, तो यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे, और यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे बंगाल है। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से आज़ाद हो गया है, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पे, ये पहले पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। और जो ये वर्तमान में पाकिस्तान है वो है पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब वो वर्तमान में यही है। पूर्वी पाकिस्तान वो अब देश हो गया है बांग्लादेश, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल के प्रांत के अंग थे। तो 20वीं शताब्दी में, लगभग 20वीं शताब्दी में, लगभग 2000 में बिहार और उड़ीसा, अब बिहार और उड़ीसा कहाँ पे आपको फिर से मैप में देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे साइड में मैप शो करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर साइड मैं आपको साइड में मैप शो कर रहा हूँ, उसमें देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 20वीं शताब्दी में आरंभ में बिहार और उड़ीसा। तो देखो ये है बिहार, ये है उड़ीसा। तो ये दोनों थे जो बंगाल के थे, पहले बंगाल में ही सम्मिलित थे, बाद में, ठीक है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा बंगाल के प्रांत थे। 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1912 में आप नोट करिएगा। 1900 मतलब जो बिहार और उड़ीसा था, 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों प्रांतों का अलग अलग दर्जा दिया गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिण पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित किया गया। तो क्या कह रहा है देखो, पहले बंगाल से दो प्रांत अलग अलग, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। पहले बंगाल था, पहले सारे बंगाली थे, तो बंगाल से दो प्रांत अलग अलग हुए, एक था बिहार और एक था उड़ीसा, ठीक है। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। तो 1936 में ये उड़ीसा था, उड़ीसा भी बिहार में था पहले। तो 1936 में उड़ीसा जो था, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये बिहार है, इसमें उड़ीसा है, तो बिहार और उड़ीसा एक ही थे। तो 1936 में कहा बिहार अलग और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1936 में, अब सोच लीजिए कि बिहार कितना बड़ा था। 1936 से उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और दो अलग अलग प्रांत बन गए, बिहार बन गया, एक उड़ीसा बन गया। पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिण पठारी क्षेत्र को, दक्षिण पठारी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहीं पे है झारखंड दक्षिण, ये बिहार है और ये है दक्षिण। इधर मैं आपको बताया था, आपको याद होगा कि ईस्ट ऊपर हमेशा होता है, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट हमेशा उधर उत्तर होता है, लेकिन मैप में इधर होता है, ठीक। आप ऐसे मैप देखेंगे तो ईस्ट तो हमेशा इस तरफ, इस साइड होता है। तो ये बिहार है, तो बिहार के जो नीचे है ना, ये झारखंड है, बिहार में सटा, तो उसको 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। आपने याद रखना है। पुनः 15 नवंबर 2000 को उड़ीसा पहले अलग हुआ, उसके बाद झारखंड अलग हुआ। तो समझ लीजिए झारखंड में कितना आज औद्योगिक केंद्र है। तो पुनः 1915 में पुनः 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य में गठित कर दिया गया। तो आपने ये नोट करना है कि झारखंड को बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो था बिहार झारखंड, उसको 2000
मतलब 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मैं आपको बताया था ये ईस्ट है। देखो ये अभी अब अच्छे समझ में आएगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो क्या लिखा था? दक्षिणी भाग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो फिर से दिखा रहा हूँ। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ठीक है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र झारखंड है, जो गट अलग हो गया था 15 नवंबर 2000 को। अब मैप में देखो, ये है मैप, ये देखो मैप दिख रहा होगा। तो क्या दक्षिणी पठारी क्षेत्र कहा था? ये पूर्व है, ठीक है। इधर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये नीचे क्या है? दक्षिण। तो दक्षिणी देखो, दक्षिण में झारखंड नहीं है, जो छोटा सा देखो है यहाँ पे। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिणी पठारी पठारी क्षेत्र है। ये पहले बिहार ही में था, झारखंड। इसको 15 नवंबर सन 2000 को इसको अलग कर दिया गया, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। जो वर्तमान बिहार है ये है, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं? 38 जिले हैं। टोटल 38 जिले हैं, ये आपने याद रखना है। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना, ठीक है। पटना देखो यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको पटना। पटना के बगल में ही छपरा है, देखो यहाँ पे जो मेरा घर है। अब बिहार के प्रमंडल और जिले, बिहार में प्रमंडल और जिले पड़ते हैं। तो बिहार में टोटल कितने भाई जिले हैं? तो 38 है, मैंने आपको बता ही दिया कि 38 जिले हैं, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं पूरा। मैप में आप देख लीजिएगा इसे, ठीक है। मैं आपको बता ही दिया कि बिहार के ये प्रमंडल और जिले हैं, कितने जिले हैं, ठीक है। 38 जिले हैं। औपनिवेशिक राज्य क्षेत्र, राज्य 1836। तो 1836 की औपनिवेशिक राज्य हैं, जहाँ पे मतलब यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा होगा नीचे। जो भी जितने भी पिंक वाले हैं ब्रिटिश राज्य क्षेत्र है, जिसपे अंग्रेजों का कब्जा है। स्वतंत्र राज्य कौन है? जितने पीले वाले हैं वो भी स्वतंत्र हैं, ठीक है। समझ रहे हो? जितने जितने भी पिंक वाले हैं वो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र हैं, और जितने भी पीले वाले राज्य हैं वो स्वतंत्र हैं, अभी अभी तक गुलाम नहीं हुए हैं, ठीक है। पुर्तगाली, अभी ये जितने हैं पू लिखा है, ठीक है। पुर्तगाली फ्रांसीसी में फा लिखा है। तो आप देखते हैं, देखो और दोस्तों अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है, बस ये बस जल्दी से देख लेते हैं। देखो ये जितने भी पिंक वाले हैं ये सब क्या है? अंग्रेज़ों के गुलाम है। और जितने भी वाइट वाले हैं, वो पिंक वाले हैं, वो येलो वाले हैं, वो अंग्रेज़ों के भी गुलाम नहीं है। तो यहाँ पे मेवाड़ होगा, मेवाड़ होगा, ठीक है। जो यहाँ पे वीर शिवाजी रहते थे, ठीक है। छत्रपति शिवाजी, वो मेवाड़, वो आज़ाद गुलाम था, नहीं था। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ये पे दर्शाया गया है, साइड में देख सकते हैं ब्रिटिश राज्य क्षेत्र, ये स्वतंत्र राज्य क्षेत्र। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बस दिखाया गया है कि आप 8th क्लास में आगे आप देखिए। आज़ादी के पहले का भारत, ये आज़ादी के पहले का भारत है। जैसे मैं वो बताया था कितने कंट्री हैं, देखो इसमें आज़ादी के पहले भारत पाकिस्तान भी था, अपन इंडिया में बांग्लादेश भी था, बर्मा भी था, मालदीव भी था, नेपाल भी था। वही दशा है जैसे मैंने आपको बताया था मैप में, यहाँ पे नीचे मैप में दिया ही गया है। देखो यहाँ पे इंडिया भी था पहले, पाकिस्तान था, कितने जितने भी कंट्री थे वो सब इंडिया में ही थे। देखो यहाँ पे देख सकते हैं भारत का राजनीतिक मानचित्र है ये, जो अभी वर्तमान में है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो गति भारत में बिहार में दिए गए इन 4 अलग अलग मानचित्रों से आपको किस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है, सोच कर बताएं। तो पहला तो यही जानकारी मिल रही कि भाई इसमें अलग अलग कंट्री भी इंडिया में शामिल थे, किसमें? औपनिवेशिक राज्य तंत्र, स्वतंत्र राज्य में जब था 1836। इन पहले किसी भी मैप को पढ़ने का तरीका क्या है, देखो मैं बताऊँ। पहले इंडिकेट्स देखना कि क्या 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 कह रहा है, ठीक है। तो देखो इंडिकेट्स में ये जो छोटे छोटे ये हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है। ये है राष्ट्रीय सीमा को दर्शाता है, ये है राष्ट्रीय राजधानी, और ये है ये है राज्य राजधानी, ठीक है। तो राष्ट्रीय पहले राजधानी देखते हैं। तो देखो राष्ट्रीय राजधानी में इंडिकेट्स जो किया गया था गोला, ये है दिल्ली, ठीक है। ये जो साइड साइड में ये क्या है, ये छोटा छोटा लाइन, जो छोटा छोटा ऐसे लाइन है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं। और जो बीच में इससे छोटा छोटा जो लाइन है वो है क्या है? राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले, सबसे पहले किसी मैप को पढ़ने के लिए पहले इंडिकेट्स पढ़ना जरूरी है कि क्या क्या इसमें दिया गया है। हो सकता है कि
राष्ट्रीय राजधानी को कुछ स्टार बना के दे दे तो सबसे पहले आपको स्टार वहीं मिलेगा जहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, तो किसी भी देखो मैं आपको एक अच्छा सा टर्म बताता हूँ। देखो जो हमारा कंट्री है कितने भागों में बटा है, तो पहले 6 भागों में अपना कंट्री बटा है। ठीक है, तो पहले क्या है, उत्तरी मैदान, ये सब उत्तरी मैदान के भाग हैं, ये सब जितने उत्तरी मैदान के भाग हैं। ठीक है, फर्स्ट। दूसरा क्या है, डिज़र्ट, डिज़र्ट इंडिया मतलब मरुस्थल, मरुस्थल भारत। ठीक है, दूसरा क्या है, डिज़र्ट इंडिया मरुस्थल भारत। ठीक है, ये 2 नंबर पे है, आपको याद रखना है। यार ऊपर नहीं हो रहा यार। ठीक है, ये क्या है, डिज़र्ट इंडिया 2 नंबर का है। चलो अब समझते रहना। ठीक है, ये क्या है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, ये क्या है, वेस्टर्न घाट। जो हमारा इंडिया ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। मतलब पूर्वी का, जैसे पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ये पूर्वी तो ये सब समुंदर है भाई, बंगाल की खाड़ी। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट कितने हो गए, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हो गए। अब देखो ये क्या है, आइलैंड, इंडिया के आइलैंड। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, और ये है लक्षद्वीप। तो ये आइलैंड हो गए ना, आइलैंड मतलब बताओ, ये आइलैंड है, ये सारे आइलैंड है। तो 5 हो गए। और छठा क्या है, बीच में मिड है, मिड, मिड भारत। ठीक है, तो भी कह सकते हैं तुम। तो यही समझना है कि क्या है, समझ रहे हो। चलो नीचे कुछ मैप में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस आपको समझने के लिए दिया गया है। अब करते हैं अभ्यास, अभ्यास प्रश्न आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स भरे हैं। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य या था उसका अधिक से अधिक धन कमाना। भाई तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे कह सकते हैं पूंजीवाद। नए आंदोलन की शुरुआत पूंजीवाद कहते हैं उसको। मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं मशीनीकरण या औद्योगिक क्रांति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति। डैश में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा रहता है तो क्या बोलते हैं वो, सभागार, जिसमें पुस्तक वगैरह रखते हैं, हमको बताया था। क्या बोलते हैं, स्तंभाकार के कुछ ऐसी था, आप देख लीजिएगा। जिसमें मैंने को बताया था, इतना डिटेल से बताया था कि जिसमें बुक वगैरह रखते हैं उसको लाइब्रेरी के तौर पे। तो जैसे गोदरेज होता है, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, समय के साथ देश और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होते हैं। राज्य की सीमाओं में, समय के साथ देश और राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, या राष्ट्रीय सीमा में परिवर्तन होते रहते हैं। सही और गलत बताना है, तो सही और गलत बताइए। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों बताइए। क्योंकि मैंने बताया था वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ ये होता है कि प्रश्न प्रस्तुत प्रयोग करके उसको सिद्ध करना, ज्ञान प्राप्त करना नहीं। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था। मतलब गलत था, ये भी कह सकते हैं कि भाई कि हिंदू, और ये आपको बताया था हिंदू और मुस्लिम कैसे कर सकते हैं, तो ये गलत मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो बांटा था ही, ठीक है, तो सही भी हो सकता है एक प्रकार से। लेकिन अपना व्यक्तिगत राय पूछ रहे थे, मैं तो गलत कहूँगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद, ये गलत है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की, प्रयास की थी। ठीक है, शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, ये गलत है। ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई पहले के लोग कहते थे, ये सही है। आज़ादी से पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमाएं थी, आज़ादी के बाद भी वही रह गई है। तो भौगोलिक सीमाएं भाई ये सही है, भौगोलिक सीमाएं तो वही रहती हैं। आइए विचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या फ़र्क पाते हैं, उदाहरण के सही तौर पर लिखिए। तो ये आपको ये नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, लेकिन आप सोचिएगा कि मध्यकाल जो और आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत से अब क्या अलग अलग मिलता है, ये सोचने के लिए दिया गया है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंड में बांटा, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, ये आपको बताना है। सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, चलिए आपको बता ही दे रहा हूँ। देखो, हमको जाना होगा सबसे ऊपर। मैंने आपको ये पार्ट 2 में बताया था, इसलिए कहता हूँ कि वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। अभिलेखागार, उसको कहते हैं अभिलेखागार, ठीक।
क्या कहते हैं, सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रखते हैं, तो अभिलेखागार में। एकदम डिटेल से थोड़ा पढ़ना है कि हम किसी भी इतिहास के स्रोत को अभिलेखागार में रख सकते हैं, वहाँ पे रखने की ये फ़ायदे हैं, वहाँ पे रखने की ये नुकसान है, ऐसे लिखना है, सोचना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है। यूरोप में हुए परिवर्तन को किस प्रकार आधुनिक काल में निर्माण में सहायक हुआ, तो यूरोप में परिवर्तन जो पूंजीवाद हुआ, आपको कॉपी में लिखना है कि यूरोप में परिवर्तन हुआ उस पर किस प्रकार आधुनिक काल के लोगों पर प्रभाव पड़ा या आधुनिक काल में निर्माण रही, तो आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। आइए चर्चा करें, आइए करके देखें। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई थी, पता करें, तो 1972 में लॉर्ड मेयो के काल में, आपको बता दिया मैंने। इसके द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं के बारे में संकलन करें जिसका उपयोग हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कर सकें। तो मतलब इसके बारे में कुछ ऐसे बातें बताना है जिसके बारे में हम इतिहास के बारे में या ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पता कर सके, तो आपको करके देखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका फाइनली आज कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर जो फाइनली आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मैंने पूरा फाइनली चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 2, ठीक है, क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपको कंप्लीट, आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।